फॉर्मेट के हवाले से देखें जी, हमने कल लेक्चर नंबर 16 डिस्कस किया था जिसमें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो फुली टैक्सेबल आइटम्स थी कल हमने उनको डिस्कस किया। आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 का फॉर्मेट के लिहाज से जो 17th लेक्चर है, इसमें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फुली और पार्टली टैक्सेबल आइटम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 17 है जिसमें हम फॉर्मेट के लिहाज से फुली और पार्टली टैक्सेबल आइटम डिस्कस करेंगे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है ना ये इनकम फ्रॉम सैलरी की है, ना प्रॉपर्टी की है, ना बिजनेस की है, ना कैपिटल गेन की है। तो जो इन चारों की नहीं है वो अदर सोर्सेज में लिखी जाती हैं। तो अदर सोर्सेज के इनकम में फुली टैक्सेबल या पार्टली टैक्सेबल आइटम्स हैं। तो सबसे पहले जी रॉयल्टी received as a non-professional writer। देखिए, अगर किसी शख्स ने कोई इनकम वसूल की है, रॉयल्टी रिसीव की है, इनकम रिसीव की है एज अ नॉन प्रोफेशनल राइटर, मतलब वो पेशावर राइटर नहीं है, पोएट नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, या कोई लिटरेरी वर्क या कोई अदबी काम, कोई लिटरेरी वर्क, कोई शेर व शायरी, कोई ऐसा म्यूज़िक कंपोज़र, कोई पेंटिंग, उसकी रॉयल्टी वसूल करना। लोग बुक्स लिखते हैं, उस बुक्स की रॉयल्टी उन्हें मिलती है। अगर तो वो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं ना, एज आ पेशावर, रूटीन से ये काम कर रहे हो और उसकी रॉयल्टी रिसीव कर रहे हो, तो फिर तो जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर है कि कोई भी नॉन प्रोफेशनल राइटर हो, पोएट हो, आर्टिस्ट हो, या कोई लिटरेरी वर्क वो करे नॉन प्रोफेशनली, कभी कभार करे, रूटीन से ना कर रहा हो, तो अगर ये लिटरेरी वर्क जो है इसकी इनकम उसको मिलती है तो दैट इनकम इज फुली टैक्सेबल। लेकिन बेटा इसी में है, इसी पॉइंट में है, इफ द लिटरेरी वर्क, अगर वो अदबी काम जो उसने किया है कंप्लीटेड आफ्टर 2 years, अगर ये लिटरेरी वर्क उसने इतनी देर लगाकर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत के साथ किया कि उसको करने में 2 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया है, अदरवाइज़ तो बेटा जितना लिटरेरी वर्क कोई करेगा उसके ज़रिए उसको जितना पैसा मिलेगा वो फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई ये लिटरेरी वर्क करता है और इसको लिटरेरी वर्क ये कंप्लीट करते हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा लग जाता है, वो शायरी की किताब, वो कहानी लिखते हुए, वो लिटरेरी वर्क करते हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा लग जाता है, तो फिर जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी रॉयल्टी होगी, वो फुली टैक्सेबल नहीं होगी, उसका 1/3 टैक्सेबल होगा। उस रॉयल्टी का, उस इनकम का 1/3 टैक्सेबल होगा। अगर तो वो लिटरेरी वर्क रूटीन में कर रहा है तो जो इनकम उसे मिलेगी वो फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ कि वो लिटरेरी वर्क जो है वो आफ्टर 2 ईयर कंप्लीट हुआ है, 2 साल के बाद वो कंप्लीट हुआ है, तो फिर बेटा वो लिटरेरी वर्क की जितनी इनकम होगी उसका 1/3 लिया जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है बेटा ग्राउंड रेंट रिसीव्ड। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जब मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया था ना, तब ये समझाया था आपको ग्राउंड रेंट के बारे में कि जब कोई अपनी ज़मीन जो है वो
लीज पर दे दे किसी को कि वो उस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाकर बेच दे, तो उस ग्राउंड का जो आप रेंट वसूल करते हैं दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये फुली टैक्सेबल है। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि अगर कोई अपनी फैक्ट्री किराए पर दे देता है, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग kept on lease together with plant and machinery, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा जाता है। रेंट ऑफ अ बिल्डिंग kept on lease टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी के साथ अगर आप अपनी बिल्डिंग को किराए पर दे देते हैं तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखी जाती है। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के साथ जो है वो अपनी बिल्डिंग को किराए पर दे देते हैं तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आइटम है और फुली टैक्सेबल है। अगर कोई अपनी मशीनरी को किराए पर दे देता है या अपने फर्नीचर एंड फिटिंग्स को किराए पर दे देता है, अपने फर्नीचर को किराए पर दे देता है या मशीनरी को किराए पर दे देता है, इफ नॉट रेगुलरली, अगर वो ये काम रेगुलर करेगा ना फिर तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो ये काम रेगुलर नहीं करता, इफ नॉट रेगुलरली, तो जितना भी रेंट मशीनरी का होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग का होगा, ये फुली टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर कोई ये काम करे रेगुलरली, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को किराए पर देने का, मशीनरी को किराए पर देने का, फिर तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा अगर कोई रेगुलरली ये काम करता है। लेकिन अगर रेगुलरली काम नहीं करता, उसको रेंट मिल गया, फर्नीचर एंड फिटिंग उसने किराए पर दे दी, एक दफ़ा रेंट मिल गया उसे, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम हमने पढ़ा था जी कि जो सेल ऑफ इरिगेशन वाटर है ना, फसलों को सैराब करने का जो पानी कोई बेचता है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और ये फुली टैक्सेबल होती है। सेल ऑफ इरिगेशन वाटर, सेल ऑफ इरिगेशन वाटर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है और फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नेक्स्ट है जी डायरेक्टर मीटिंग फीस रिसीव। अगर टैक्स पेयर किसी कंपनी का डायरेक्टर है और वो वहाँ पर मीटिंग अटेंड करता है और उस मीटिंग अटेंड करने के बदले में डायरेक्टर को फ़ी मिलती है, तो डायरेक्टर मीटिंग फ़ीस जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है और फुली टैक्सेबल होगी। उसके बाद रेंटल इनकम ऑफ लिफ्ट इंस्टॉल्ड इन एनी प्लाजा और बिल्डिंग। आप देखते हैं अक्सर शॉपिंग सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स वगैरह में लिफ्ट होती है। वो लिफ्ट जो है वो अगर हॉस्पिटल वाले खुद बनाए ना तो उसकी मेंटेनेंस बड़ी डिफ़िकल्ट है, उसके लिए उन्हें परमानेंट हायरिंग करनी पड़ती है लोगों की जो उस लिफ्ट की मेंटेनेंस का ख्याल रखें। तो आम तौर पर क्या होता है, ये प्लाजाज वाले, ये हॉस्पिटल्स वाले, इंजीनियरिंग कंपनीज जो है ना उनसे ये लिफ्ट किराए पर लेते हैं। मतलब उनको कहते हैं भाई आप यहाँ पर लिफ्ट इंस्टॉल कर दें, हम आपको माहाना इतना किराया दिया करेंगे, ताकि उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो उस लिफ्ट को आए दिन चेक करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करते रहेंगे, रिपेयर्स करते रहेंगे उसकी। तो अगर आपको ये इंजीनियरिंग वर्क्स कर रहे हैं, आपने किसी प्लाजा में लिफ्ट जो है वो इंस्टॉल की हुई है, वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली टैक्सेबल है। इनकम और रेंट ऑफ
अगर आप रेंट रिसीव करते हैं किसी भी ऐसी बिल्डिंग का जिस बिल्डिंग के साथ आप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आमतौर पर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड की जाती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, मतलब कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोग अपने दुकानें जो हैं वो किराए पर दे देते हैं, बिजली के बिलों के साथ, गैस के बिल के साथ, यूटिलिटीज़ के साथ। तो ऐसी अगर आपको यूटिलिटीज़ जो फैसिलिटीज़ है ना बिल्डिंग के साथ, जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी के एक्सपेंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हैं, गैस के एक्सपेंसेस हैं, अगर आप इनके साथ बिल्डिंग का किराया वसूल करते हैं तो जो आप किराया इस मद में रिसीव करेंगे ना, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फैसिलिटीज़ का किराया। उसके बाद जी रेंटल इनकम, फ्रॉम सबलेटिंग और सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी। द सब लीज या सब लेटिंग का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर देखा है मार्केट्स में, बाज़ार में लोग अपनी दुकानों का अगला पोर्शन जो है ना वो किसी स्टॉल वाले को किराए पर दे देते हैं, खुद भी किराएदार होते हैं और आगे सब लेट कर देते हैं, सब लीज कर देते हैं। देखिए बेटा, ओनर किराए पर देना खुद, ज़मीन का मालिक किराए पर खुद देगा तो जो किराया मिलेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा। लेकिन अगर किरायादार सब लेट कर दे, किरायादार फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग में अगर हम खुद किराएदार हैं, हम इस बिल्डिंग का साथ वाला पोर्शन किसी को किराए पर दे देते हैं तो हम मालिक नहीं हैं, तो इसका जो किराया हमें मिलेगा दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसी की है जो प्रॉपर्टी का मालिक है। तो सब लेटिंग इसको कहते हैं या सब लीज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा अमाउंट रिसीव फ्रॉम वकेटिंग द प्रॉपर्टी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम वकेटिंग द, सम टाइम ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई आपने अगर प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी हुई है ना, तो आप उसे कहते हैं भाई कि जब आप प्रॉपर्टी खाली करेंगे ना तो इसके बदले में आपने हमें 2 लाख रुपया अदा करना है या 1 लाख रुपया अदा करना है। मिसाल के तौर पर आप कोई ये डोमेस्टिक हाउस हैं, मेरी बात ज़रा फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर आपसे कोई कंपनी कहते हैं भाई हमने इसको गोडाउन बनाना है, इसको गोदाम बनाना, हमने इस पर सामान रखा करना है अपना। हम प्लास्टिक चेयर का कारोबार करते हैं या हमारा घी का कारोबार है जी, वनस्पति घी हम बनाते हैं, हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ली है, हमने यहाँ पर गोदाम बनाना है। आप उन्हें कहते हैं भाई आप यहाँ गोदाम बनाएंगे तो ये मकान तो ख़राब हो जाएगा, इसका तो पेंट ख़राब हो जाएगा, इसमें दीवारों पर रगड़े लगेंगी क्योंकि ये तो रहने के लिए मकान है, आपने इसे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करना है। या आप किसी को मकान देते हैं जी, तो कहता है जी मैंने यहाँ पर स्कूल बनाना है, तो आप कहते हैं भाई स्कूल बनाएंगे तो आप दीवारों पे वाइट बोर्ड पे लगाएंगे, फिर पेंटिंग भी करेंगे, फिर बच्चे भी यहाँ छोटे छोटे आएंगे, मकान ख़राब होगा उसकी हालत। तो आप तय कर लेते हैं कि भाई जब आप प्रॉपर्टी खाली करेंगे ना तो आपने हमें इतने लाख रुपया, इतने हज़ार रुपया देना है ताकि हम उसको दोबारा से जो है वो रेनोवेट करवा सकें। इसको कहते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम वकेटिंग द प्रॉपर्टी। अब एक होता है एडवांस, वो अलग है, एडवांस अलग है जो आप प्रॉपर्टी किराए पर देते वक्त लेते हैं। ये है अमाउंट वसूल करना जब वो प्रॉपर्टी खाली करेगा। जैसा कि हमने देखा भाई यहाँ पे गली में ना एक मकान किसी ने किराए पर लिया था, वहाँ पर उसने घी की एजेंसी बना ली। अब वो मकान की बुरी हालत हो गई, जाहिर बात है जब घी आएगा वो चलने फिरने से भी, रखने से भी, फर्श भी ख़राब होगा, दीवारें भी ख़राब होंगी, स्मेल भी आएगी। तो भाई मालिक ने कहा भाई अब आप ये खाली करेंगे तो मुझे 1 लाख रुपया दे के जाएंगे यहाँ से। एडवांस लेता है, जो उसने लिया हुआ वो वापस करना वो जिम्मेदार है, लेकिन वकेटिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खाली करवा कर आपने उसे पैसे लिए। तो जितनी भी अमाउंट रिसीव होगी ना प्रॉपर्टी खाली करवा कर, उसमें से माइनस किया जाएगा एडवांस। जो एडवांस आपने उससे लिया होगा ना वो वापस करना है उसको, वो माइनस कर दें। जो बकाया रकम बचेगी बेटा उसका 1/10 जो है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा।
1/10 लेना किसका भला, अमाउंट जितनी रिसीव होगी उसमें से क्या वापस करके, एडवांस माइनस करके। जितनी अमाउंट रिसीव होगी उसमें से एडवांस जो लिया है वो माइनस करके जो रकम बचेगी उसका 1/10 लेना है, और वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपने किसी से प्रॉपर्टी खाली करवाई, ये प्रॉपर्टी खाली करवा कर आपने उससे अमाउंट रिसीव करी की, जितनी अमाउंट आपने रिसीव की उसमें से जो एडवांस आपने उससे लिया था वो वापस कर दें, वो माइनस कर दें, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो टैक्सेबल होगी। अमाउंट रिसीव्ड एज एग्जामिनरशिप, पेपर सेटर या टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी। आप कोई पेपर सेट करते हैं, कोई पेपर चेक करते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, किसी बोर्ड का, या पेपर सेट करते हैं, इन्विजिलेटर के तौर पर, एग्जामिनर के तौर पर काम करते हैं, या आप किसी टीवी मीडिया पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपको एज अ गेस्ट बुलाते हैं, तो वो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड देते हैं। तो जितनी भी अमाउंट मिलेगी एज एन एग्जामिनर काम करने की, एज एन एग्जामिनर काम करने की जितनी रकम मिलेगी, पेपर सेट करने की जितनी रकम आपको मिलेगी, या किसी टीवी पर टॉक डिलीवर करने की आपको कोई रकम मिलेगी, अगर इसकी ग्रॉस अमाउंट गिवन है तो ये फुली टैक्सेबल है। अब ये ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या है, होता क्या है आम तौर पर कि आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड का पेपर चेक करते हैं, या पेपर सेट करते हैं, या एज एन एग्जामिनर काम करते हैं, या आप किसी टीवी पर टॉक डिलीवर करते हैं, तो वो जब आपको अमाउंट पे करते हैं ना, तो टैक्स काट कर पे करते हैं। अगर मुझे रकम मिली और टैक्स काट कर, तो मैं उसे दोबारा टैक्सेबल, ग्रॉस का मतलब है टोटल अमाउंट लिखनी है। क्या लिखनी है, मेरी तरह बात समझिएगा ज़रा ध्यान से। अगर आपको यही अमाउंट, इसी का मैं पॉइंट बता रहा हूं बेटा, इफ नेट अमाउंट इज गिवन, नहीं बेटा, अगर नेट अमाउंट गिवन हुई, अगर तो ग्रॉस अमाउंट होगी तो फुली टैक्सेबल होगी। अगर नेट अमाउंट गिवन हुई तो पहले उसको ग्रॉस में बदलना है। मिसाल के तौर पर मेरी बात जरा समझिएगा, मैं फॉर एग्जांपल पेपर चेक करता हूं या एग्जामिनरशिप का कोई टास्क परफॉर्म करता हूं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे अमाउंट मिलती है फॉर एग्जांपल 22,000, 22,000 रुपये यूनिवर्सिटी ने मुझे दे दिया। मुझे पता है, अंडरस्टूड है कि मुझे ये टैक्स काट कर रकम मिली है। अब मैं इसको ग्रॉस अप कैसे करूं, मैं कैसे पता चलाऊं कि एक्चुअली बनते कितने पैसे थे। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी ने मेरा कितना टैक्स काटा है। तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी इन रेम्यूनरेशन पर 10% टैक्स काटती है, यह आपको भी याद रखना है। एग्जामिनरशिप का, पेपर सेटिंग का, टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी का टैक्स रेट है 10%। कितना टैक्स रेट है? अगर मैं ग्रॉस अमाउंट निकालना चाहता हूं, मुझे नेट अमाउंट मिली है 22,000 रुपया मिली है। बात समझिएगा ज़रा ध्यान से। मुझे अगर 22,000 रुपया यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है और मैं चाहता हूं मैं क्या लिखूं, ग्रॉस, और टैक्स रूल है कि आपने ग्रॉस अमाउंट लिखनी है। मुझे पता चल गया भाई यूनिवर्सिटी ने 10% टैक्स काटा है, इसको ग्रॉस अप करने का तरीका क्या है। जो 22,000 मुझे मिलेगा मैं इसको डिवाइड करूंगा जितने फीसद रकम मुझे मिली है। मुझे पूरी रकम नहीं मिली बल्कि 10% टैक्स काट कर रकम मिली है। इसका मतलब है 10% टैक्स काट कर मुझे 90% रकम मिली है। कितनी रकम मिली है? ये हमेशा 90% रहेगा पेपर सेटिंग, पेपर एग्जामिनरशिप और टॉक डिलीवर्ड में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टैक्स रूल है 10% टैक्स कटता है। मुझे पता चल गया भाई मुझे 90% रकम मिली है, मैं 90 पे डिवाइड करूंगा, 1% का आंसर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी अमाउंट आ जाएगी, 100% ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। इस अमल को कहा जाता है ग्रॉसिंग अप। क्या कहा जाता है? ग्रॉसिंग अप, ग्रॉस अमाउंट में बदलना, नेट अमाउंट को ग्रॉस अमाउंट में बदलना।
मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हैं, बैंक से आप अपना डिविडेंड वसूल करते हैं या कोई भी रकम आपने बैंक से वसूल की, बैंक ने आपको दे दिया जी 97,300 रुपीज़। आप कहते हैं भाई 97,300, उन्होंने कहा जी बाकी टैक्स कट गया है। आपने पूछा कितना टैक्स काटा है, उन्होंने कहा जी हमने 0.3% टैक्स काटा है। कितना टैक्स काटा है? 0.3% हमने आपका टैक्स काटा है। इसका मतलब है आपको रकम मिल रही है 99.7%। आपको रकम कितनी मिल रही है? अगर बैंक वाले 0.3% टैक्स काटते हैं ना तो आपको रकम मिल रही है 99 आप चाहते हैं 100% अमाउंट का पता चलाएं कि अमाउंट थी कितनी, ताकि हमें पता चले टैक्स काटा कितना गया है। जी 97,590 रकम इतनी थी। ये ग्रॉस अमाउंट है। ये क्या है? आपको जितनी मिली है उसको डिवाइड कर दें, जितने फीसद रकम मिली है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इफ़ नेट अमाउंट इज गिवन तो क्या करना है? क्या करना है बेटा? ग्रॉसिंग अप। ग्रॉसिंग अप का तरीकाकार क्या है मैंने बताया कि जो नेट अमाउंट आपको मिली है उसको डिवाइड कर दें किसके साथ? 90 के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें? नेट 100 के साथ। तो ये आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। तो अगर ग्रॉस अमाउंट दी हुई तो वेल एंड गुड, वो आपने डायरेक्टली टैक्सेबल कर देनी है। लेकिन अगर नेट अमाउंट दी होगी तो क्या करना है? नेट अमाउंट अगर दी होगी तो क्या करना है? उसको ग्रॉस अमाउंट में बदलना है। ग्रॉसिंग अप करने का तरीका समझ आ गया जी? जितने फीसद रकम मिली हो उससे डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद है बेटा एन्युटी रिसीव्ड, सालाना रकम। एन्युटी, एन्युटी रिसीव फ्रॉम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। एन्युटी रिसीव फ्रॉम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। एन्युटी आपको मिली है जी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो जो एन्युटी आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगी, जो मुनाफा आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा, वो फुली टैक्सेबल होगा। इसी तरह अगर आपने पैसे जमा करवाए हुए हैं पाकिस्तान पोस्टल सर्टिफिकेट खरीद कर, पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट लेकर अगर आपने पैसा वहाँ जमा करवाया हुआ है, तो उस पर जो मुनाफा मिलेगा वो भी फुली टैक्सेबल होगा। उसको कहते हैं एन्युटी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट्स। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आइटम्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। कुछ आइटम चंद रह गई हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस करने के बाद टोटल इनकम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे जी हमने जो 1 बाय 1 स्टेप्स इस पे परफॉर्म करने हैं, यहाँ तक कि हम फाइनल टैक्स कैलकुलेशन सीख लें। तो यहाँ पर ये आज के लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बाकी पोर्शन जो है वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।